नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का मास्टर रिवीजन करेंगे, यानी कि हिंदी में जो है पेडागोजी सेक्शन होता है उसका पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे। इस सेशन से आपको मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी जो है आप अगर इस वीडियो को देख लेते हो, इससे मैक्सिमम लगभग 10 से 12 मार्क्स आपके फिक्स हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि 15 नंबर के तो पैसे जाते हैं, 15 नंबर का पेडागोजी आता है। तो 15 नंबर के पेडागोजी में आप 10 से 12 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को देख के। तो चलिए देर न करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हिंदी की मास्टर रिवीजन क्लास है, या कह सकते हैं फुल रिवीजन क्लास। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम। तो भाषा अर्जन एवं अधिगम में क्या अंतर है, भाषा अर्जन और अधिगम है क्या, ये देख लेते हैं पहले। तो भाषा अर्जन भाषा को अपने आसपास के पर्यावरण से क्रिया करके बिना श्रम के ग्रहण करना या सीखना भाषा अर्जन है। यानी कि भाषा अर्जन यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। सेम यही होता है, इंग्लिश में होता है। आपको जो है ये इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। इंग्लिश पेडागोजी समझ लीजिए, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हो तो ये इंग्लिश पेडागोजी हो गया। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कि भाषा को, लैंग्वेज को अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जो है क्रिया करके, जो है इंटरेक्ट करके आप बिना जो है अधिक श्रम के, यानी कि कोई जो है एफर्ट नहीं लगा रहा हो, बिना एफर्ट के सीख ले रहे हो, तो जो है अर्जित कर ले रहे हो, उसको क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। वही भाषा अधिगम क्या है कि भाषा को प्रयास करके सीखना या प्रयासपूर्ण तरीके से क्रिया करके तब सीखना भाषा का अधिगम है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में थोड़ा सा जो है हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं कुछ जो भी। तो भाषा अर्जन जो है ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल आप अपने आसपास के वातावरण में, छोटा सा बच्चा होता है उसको सिखाना थोड़ा ना पड़ता, प्रयास थोड़ा करना पड़ता है। वो अपने आसपास के वातावरण में अपने मम्मी पापा, चाचा चाची या दादा दादी को बोलते हुए, आस पड़ोसियों को देखते बोलते बोलते देखता है और वो सीख लेता है। ठीक है, तो अपने आसपास का उसका एनवायरनमेंट है जैसा, वैसा ही वो जो है लैंग्वेज जो है सीख लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया, इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, वो एक्टिव माहौल में होता है और ये पैसिव माहौल में होता है। यानी कि ये जो भाषा अधिगम है क्या है, ये जो है स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं होता है, ये एफर्टफुल तरीके से होता है। इसके अलावा ये एक्टिव माहौल में होता है भाषा अधिगम। यानी कि जब आप एक्टिव रहोगे, अब क्लास में जाकर के कोई भाषा सीख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश मान लीजिए इंग्लिश की क्लास करने जा रहे हो, तो वहाँ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा तब सीखोगे। ऐसे सुन कि आपको जो है मिल जा रहा है। अगर आपको ऐसे ही इन्वायरमेंट से आप सीख रहे हो तो उसको अर्जन ही कहेंगे। लेकिन अधिगम तभी होता है जब आप प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हो। मान लो कि आपने मदर टंग तो सीख लिया है, आपका जो भी ये हिंदी है, भोजपुरी जो भी लैंग्वेज है, बंगाली है। लेकिन जब आप जाते हैं विद्यालय में, वहाँ पे आप कोई भाषा सीखते हो, तो वो क्या होता है, एक्टिव माहौल में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तो वो अधिगम होता है। फिर अगला देख लेते हैं, भाषा अर्जन जो है अवचेतन रूप में होता है। यानी कि जो है आप कॉन्शस नहीं होते हैं, सब कॉन्शस रूप से करके जो है सीखते हैं। यानी कि आप सोचते भी नहीं हो कि जो है मैं सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ, वो नॉर्मली आपका हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब सीख लिया। आप एक्टिव रूप से एकदम नहीं सीखते हो, तो अवचेतन रूप से होता है, चेतन रूप से नहीं होता है। लेकिन वही क्या होता है, भाषा अर्जन जो है चेतन रूप से होता है। फिर जो है अगला देख लेते हैं, भाषा अर्जन की क्रिया औपचारिक रूप से नहीं होती, अर्थात भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। यानी कि भाषा अर्जन क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से होता है, इसके लिए कोई औपचारिक कक्षा नहीं होती कि विद्यालय में जाकर सीखेंगे। ये अपने आसपास के वातावरण से जो भी आपको इन्वायरमेंट मिलता है, जो भी लैंग्वेज की इन्वायरमेंट मिलेगी, आप आराम से एक्वायर कर लोगे। उसके लिए कोई स्पेशल औपचारिक कक्षा, विद्यालय वगैरह, क्लास वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए किसी भी औपचारिक संस्था यथा स्कूल इत्यादि की जरूरत नहीं होती। बच्चे अपने वातावरण से क्रिया करके दूसरे की नकल करके सीख जाते हैं। ठीक है, वही क्या होता है कि भाषा अधिगम जो है औपचारिक रूप से होता है, यानी विद्यालय या किसी संस्था वगैरह के माध्यम से आप कर पाते हो। ठीक है, या फिर किसी न किसी औपचारिक, यानी कि औपचारिक तरीके से होगा कि आप जरूर उसमें एफर्ट लगाओगे। इसके लिए औपचारिक संस्थानों की भी जरूरत होती है। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, ये दोनों अंतर है, डिफरेंसेज है। क्वेश्चन पूछ देता है इससे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए दोनों के डिफरेंसेज पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब भाषा के विविध रूप देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है जनरली। तो भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। तो अब कोई बताएगा मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा देखिए, मातृभाषा वो होती है जो आप जो है
जो भी मदर टंग यानी कि आप जो अपने परिवार में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा होती है। अब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ कि मातृभाषा किसको कहते हैं। देखिए परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है आपकी जो है माँ, हम लोग कह सकते हैं कि माँ की बोली, यानी सबसे पहला जो लैंग्वेज आप सीखते हो ना वो मदर टंग होता है। यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज, आपको घर में अगर हिंदी, पिताजी बंगाली बोलते होंगे, माँ जो है अगर हिंदी बोलती होंगी, तो क्या होगा, आप जो है लैंग्वेज, तब उसमें पूछे कौन सा जो है लैंग्वेज हुआ, तो obvious बात है जो लैंग्वेज आप जो पहले सीखोगे वही जो है मातृभाषा होगी। दोनों अगर सीख लेते हो तो दोनों मातृभाषा है। फिर ऐसा नहीं मातृभाषा माँ की भाषा होती है, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कि माँ द्वारा बोली गई भाषा मातृभाषा होती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होता है। जो भाषा आप पहले सीख लेते हो, ठीक है, जो आपके परिवार में बोली जाती है वो मातृभाषा होती है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो राष्ट्रभाषा वो होती है कि जो राष्ट्र के स्तर पे, जो राष्ट्र लेवल पे फिक्स है कि हाँ यही हमारा जो है लैंग्वेज जो है, इसी लैंग्वेज को बढ़ावा देना है, इसी लैंग्वेज में हम लोग का काम काज होगा, इसी लैंग्वेज में सारा ऑफिशियल चीज़ होगा, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी को जो है, हिंदी को हमारे संविधान में क्या स्टेटस मिला हुआ है, कोई बताएगा। यह हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया है, हिंदी को राजभाषा बोला गया है। यानी कि राजकाज जो होते हैं, यानी कि जो भी जो है आपको जो है कागजी कार्रवाई होती है, कागज वाली चीज़ें, वो हिंदी भाषा में होती हैं। लेकिन फिर भी जो कोर्ट वगैरह के जो भी काम होते हैं वो इंग्लिश में लैंग्वेज में किए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश को किस रूप में रखा गया है, इंग्लिश को सहायक लैंग्वेज के रूप में रखा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंग्लिश को किस लैंग्वेज के रूप में रखा गया है, या इंग्लिश का स्टेटस क्या है, तो इंग्लिश को सहायक के रूप में रखा गया है, हिंदी की राजभाषा है। ये क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम बता दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ, इसका सब आंसर देंगे। क्या होगा, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, तो क्या है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, या फिर अनुचित है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है, तो कोई इसको गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी पेडागोजी की मैं करा रहा हूँ इससे रिलेटेड, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने फिर से ऐड किया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी स्वाभाविक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए जो भी बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे गया क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे को जो है मातृभाषा उसको क्या करना चाहिए, तो उसको एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एक बोझ नहीं समझना चाहिए, उसको एक बैरियर नहीं समझना चाहिए। वो क्या है, वो आप संसाधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ऑब्वियस बात है कि जो आप टारगेट लैंग्वेज रखो, मान लीजिए हिंदी भाषा की कक्षा है, बच्चे अपने घर से जो है भोजपुरी बंगला जो भी सीख करके आए हुए हैं, ठीक है, आसामी जो भी सीख करके आए हैं, तो वहाँ पे क्या है, अब आप क्या करोगे, वहाँ से सीधे आओगे, ऐसा नहीं कि उनको निकाल दोगे कि क्लास में गए अगर बोला तो वो नहीं, ये हिंदी कक्षा है हिंदी में बोलना है, इंग्लिश कक्षा है इंग्लिश में बोलना है, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उनकी मातृभाषा को एक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना है, उनको जो है उस भाषा से भाषा पे शिफ्ट करना है, टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है, उसका उपयोग करते हुए टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है, ना कि जो है उनकी भाषा को काट करके वहीं पर रोक देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्वाभाविक है, वो ऑब्वियस बात है, उतने दिन से वो सीख रहे हैं वही भाषा, तो वही भाषा बोलेंगे ना, एकदम से आपके लैंग्वेज कैसे ग्रहण कर लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जीन पियाजे कुछ थ्योरी वगैरह देख लेते हैं कि लैंग्वेज के बारे में किन किन शिक्षाविदों ने क्या कहा है। तो जीन पियाजे बहुत फेमस, आप जानते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है कि जब 2 से 6 साल का जब बच्चा होता है, तो जो अहम केंद्रित वार्ता होती है, यानी कि जो बच्चा आपस में बात करता है, खुद से बात करता है, जैसे बोल बोल के खुद से नहीं बोलता कि आज मैं यहाँ जाऊँगा तो आइसक्रीम खाऊंगा, या फिर आज मुझे ये खिलौने लूँगा, मैं खिलौने लूँगा ना तो रेलगाड़ी को ऐसे ऐसे छुक 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 करके चलाऊँगा, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो क्या करता है वो, जीन पियाजे कहते हैं कि जो है ये अहम केंद्रित वार्ता है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ये कब होता है, 2 से 6 साल, क्वेश्चन पूछा हुआ कि अहम केंद्रित वार्ता जीन पियाजे के अनुसार कब होती है, तो 2 से 6 साल, ठीक है। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जीन पियाजे कहते हैं कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक स्पीच इसको कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछ सकता है। अब इसी चीज़ को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बालक जो है अपने वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक जो है भाषा अपने अंतर परिवेश से
अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, यानी कि अपने आसपास के परिवेश है उससे जो है अंतःक्रिया करता है, उससे जो है सीखता है, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी समाज है, ठीक है, वैसे भी वाइगोत्स्की का जो है थ्योरी है वो सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव या अप्रोच कहा जाता है। तो बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है, ये कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है वाइगोत्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में, तो भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। सेकेंड है, इनके अनुसार निजी भाषा या जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिसको पियाजे ने अहम केंद्रित वार्ता कहा है, इसको निजी वार्ता, निज वाक या फिर जो है प्राइवेट स्पीच इंग्लिश में कहते हैं। तो उस निजी भाषा क्या है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। यानी जो कहते हैं प्राइवेट स्पीच या निजी वाक, बच्चा क्या करता है खुद, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या करता है खुद से खुद को डायरेक्ट करता है कि आज मैं यहाँ जाऊँगा, नहीं पजल सॉल्व कर रहा है अगर, तो नहीं ये चीज़ पहले लगेगा, ये तो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा ना, ये तो गड़बड़ हो गया। डॉल से खेल रहा है तो डॉल ऐसे करेंगे, इसको ऐसे पहनाएंगे कपड़ा, ऐसे खुद से खुद को गाइड करता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या है, बच्चा खुद को गाइड करता है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसका वाइगोत्स्की कहते हैं कि निज वाक बालक के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है सहायक होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने साल के एज होता है, तो इनका भी 3 साल के आसपास एज होता है, 3 साल के बाद से जो है प्राइवेट स्पीच शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हूँ इसी से संबंधित कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा जो है स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, मैंने ऊपर ऑलरेडी करा दिया हुआ है, तो अब बताएंगे इसके आंसर, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके आंसर। ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, सेकंड है जोर से बोलना, थर्ड है पाड़ या ढांचा, और फोर्थ है आत्म केंद्रित वार्ता। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच है, ये खुद से डायरेक्शन दे रहा है खुद को, ठीक है। कि मान लीजिए नजमा है, वो बोल रही है कि जो है नीला टुकड़ा क्या है, नहीं ये वाला नहीं, इसको बनाएंगे तो पूरा बन जाएगा, खुद से डायरेक्ट कर रही है खुद को, तो व्यक्तिगत वार्ता। वहीं प्याजे क्या कहेंगे, अहम केंद्रित वार्ता या आत्म केंद्रित वार्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की भी बहुत लैंग्वेज के मामले में इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, इनको भी ऐड किया गया है। तो चॉम्स्की क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, ये कहते हैं कि बच्चा जो है, एक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ जो है पैदा होता है। यानी बच्चे जो हैं जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होते हैं कि वो भाषा को जो है अर्जित कर सके, सीख सके, जिसे एलईडी कहा जाता है। एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इंग्लिश में भी पूछता है। चॉम्स्की से तो इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर 1 में। तो एलईडी क्या हुआ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जो है बच्चा जो है एक डिवाइस, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है एक उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, एक डिवाइस होता है हमारे मस्तिष्क में जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, एलईडी कहते हैं। ये क्या होता है, भाषा सीखने में, भाषा को एक्वायर करने में सहायता करता है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है, बच्चा बड़ा होते जाता है, वो डिवाइस जो है कमज़ोर होते जाता है। इसलिए जब आप एडोलसेंस या उससे ऊपर जाओगे तो लैंग्वेज को सीखने में धीरे धीरे समस्या होगी। वही 2 से 6 साल की उम्र में जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत पावरफुल होता है, इसलिए आप ज़्यादा आसानी से लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हो, सीख लेते हो, ठीक है। अब ये कहते हैं कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर की ये बात करते हैं कि सभी विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंधित होती हैं, जिसे समझने में एलईडी हमारी सहायता करता है। यानी ये कहते हैं कि एक ही देखिए, जैसे चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर जो है संस्कृत हो या फिर और भी बहुत सारी भाषाएं, जो भी लैंग्वेज है, सब क्या है, आपको जो है सबकी जो है व्याकरण है उसमें कुछ ना कुछ मूल जो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, यानी कि कुछ न कुछ चीज़ ऐसा होगा उसका व्याकरण में जो हिंदी में भी सेम होगा, इंग्लिश में भी सेम होगा, संस्कृत में भी सेम होगा, या अदर जो भी लैंग्वेज है उसमें भी कुछ ना कुछ सेम होगा। तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, ये चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर होता है। इसको समझने में कौन मदद करता है, हमारी एलईडी सहायता करता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सहायता करता है। इसलिए आप जो है कोई भी लैंग्वेज को जो आपको वातावरण दिया जाता है, जब इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो आप उसको आराम से समझ लेते हो और धीरे धीरे जो है
आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मजबूत है तो धीरे धीरे समझने लगता है, उसको आप एक्वायर करने लगते हो, ठीक है। उसको जो उसके व्याकरण को धीरे 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 समझ के आप एक्वायर कर लेते हो, टैली करते हो पुराने वाले लैंग्वेज के ग्रामर से, और उसके हिसाब से धीरे 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 सीखना शुरू कर देते हो। तो ये कहना हुआ नॉम चॉम्स्की का, आपको याद रखना है, जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन, एक देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाषा अर्जन क्षमता, चॉम्स्की से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? अभी हम लोगों ने देखा कि भाषा अर्जन क्षमता किसने दिया हुआ है। ऑप्शन है पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर। तो किसने दिया है? आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। एलईडी की बात की है कि बच्चा जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसके अंदर होता है, और जो है भाषा सीखने की जमजात क्षमता के साथ पैदा होता है, ठीक है। अब 3 आयामी शिक्षा हम लोग देख लेते हैं, 3 डायमेंशनल टीचिंग। देखिए इसमें क्या होता है, पहले बाइपोलर यूज होता था, यानी कि पहले क्या होता था कि एक छोर पे बच्चा है और एक छोर पे शिक्षक है, तो टीचर जो है नॉलेज को ट्रांसफ़र करता था या नॉलेज को देता था, ठीक है। लेकिन अभी 3 आयामी सूत्र में क्या होता है कि एक तरफ तो जैसे मान लीजिए एक तरफ जो है टीचर हो गया, एक तरफ जो है बच्चा हो गया, और एक तरफ जो है करिकुलम हो गया, यानी विषय वस्तु हो गई, ठीक है। एक तरफ टीचर, एक तरफ जो है करिकुलम, और एक तरफ बच्चे हो गए, या फिर एक तरफ बच्चे, एक तरफ टीचर, एक तरफ करिकुलम, ऐसे करके मतलब तीनों जो है कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो एक ट्राइपोलर, ऑब्वियस बात है, आप देख रहे हैं 3 आयाम हो जा रहे हैं। एक छोर पे तो शिक्षक हो जा रहा है, एक छोर पे शिक्षक हो जा रहा है, एक छोर पे जो है बच्चे हो जा रहे हैं, और एक छोर पे करिकुलम हो जा रहा है। इन तीनों जो है अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्राइपोलर हो जा रहा है, 3 आयामी हो जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कौन कौन शामिल है, तो अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु हैं, और एक और दे देगा ऑप्शन, जिसको छांटना है तो छांट दीजिएगा। दे देगा कि 3 आयामी सूत्र में जो है कौन शामिल नहीं है, तो आपको छांटना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा चीज़ है। अब शिक्षण सूत्र देख लेते हैं लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो शिक्षण सूत्र मैंने टीचिंग मेथड्स वगैरह बहुत सारे कराए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग, हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं। देखिए लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि पहले आप ज्ञात चीज़ों को बताते हैं, फिर अज्ञात की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कोई चीज़ आप उदाहरण देते हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं आप, ठीक है। संज्ञा मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा में क्या करते हैं, पहले आप कहते हैं कि जो है तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है, ये क्या है, बेंच है, ये क्या यूज़ कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, तुम कहाँ जाना पसंद है, तो बोलेगा मान लीजिए कि वो दिल्ली जाना पसंद करता है, बेंगलोर जाना पसंद करता है, उत्तराखंड जाना पसंद करता है, जहाँ भी बोलेगा वो, ठीक है, लंदन वगैरह जहाँ बोल रहा है, तो वो बोलेगा, तो ये सारी चीज़ आप पूछ लोगे। फिर बोलोगे ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो नाम है। तो इन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे आप बाद में समझोगे। तो पहले जो चीज़ें उनको ज्ञात था, यानी नाम ज्ञात था, तो चीज़ें ज्ञात थी, तो उनका आपने बताया, उसको बताया ज्ञात। फिर उससे अज्ञात की तरफ ले गए, यानी कि सूत्र नहीं आता पता था, तो सूत्र की तरफ ले गए, यानी कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपने बताया। पहले उनको जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे रिलेट किया, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ ये होता है। फिर होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो मूर्त क्या होता है, जो चीज़ सामने है, कॉन्क्रीट है, यानी जो चीज़ें आपके पास उपस्थित हैं उसको मूर्त कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें सामने हैं उससे आप जो है अमूर्त चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे, कॉन्क्रीट से जो है अमूर्त की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सामने है, ठीक है, अब आपने कोई चीज़ दिखा दिया, ठीक है, कोई चीज़ दिखा रहे हो, दिखा करके पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, लैंग्वेज में ही। जैसे संज्ञा का मैंने उदाहरण दिया कि आपने बेंच बताया, ठीक है, बेंच के बारे में बताया, या फिर बेंच बताया कि बेंच क्या है, ये भी एक नाम है, या फिर जो है पंखा क्या है, नाम है, तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है, तो रमेश नाम है। तो ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो चौक यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नाम है। फिर उसके बाद से कुछ और लेके चले गए, लंदन लेके चले गए, पेरिस लेके चले गए, ये सारी जगह क्या है, या फिर पटना लेके चले गए, दिल्ली लेके चले गए, बेंगलोर लेके चले गए, हैदराबाद लेके चले गए, ये सारी चीज़ क्या है, तो नाम है। जगह किस चीज़ का नाम है, तो जगह है। तो मूर्त से, यानी जो चीज़ सामने है उसके बाद से वहाँ से लेकर दूसरी जगह लेके चले गए, तो क्या है, हम वो तो कहें, यानी जो सामने नहीं है, जो थिंक कर सकते हैं, लेकिन जो है वो सामने हमारे होती नहीं है,
माइंड में होती हैं लेकिन जो सामने हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो मूर्त से मूर्त की तरफ ले जाने वाला शिक्षण सूत्र होता है। और थर्ड हम लोग यूज करते हैं सरल से जटिल की ओर, यानी पहले सरल चीज़ें बताते हैं उसके बाद से जटिल चीज़ों की तरफ बताते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, आप सबको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ पहले हम लोग आसान चीज़ें बताते हैं, ठीक है, फिर धीरे 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 उसको जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग लेके जाते हैं। यानी सरल पहले चीज़ बता करके उसमें धीरे 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 बच्चा व्यस्त हो जाता है, तब हम लोग जटिल की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ज्ञात से ज्ञात, मूर्त से मूर्त और सरल से जटिल, तीनों एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स रूप से जो है आपस में जुड़ी हुई हैं और आप लोग जो है यूज भी करते होंगे, आपको पता भी नहीं चलता होगा कब एक से दूसरे पे आप लोग शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो जो शिक्षण सूत्र ये तीनों हम लोग यूज करते हैं। अब आगे देख लेते हैं TLM, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होता है, जो देखने वाली चीज़ होती है, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, जैसे आप टीवी वगैरह पे जो है स्क्रीन, LED स्क्रीन वगैरह पे आप दिखाते हो कोई चीज़ को, रैम्स वगैरह दिखाते हो बच्चों को छोटी क्लासों में। फिर श्रव्य सामग्री, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया इत्यादि, जो है टेप रिकॉर्डर वगैरह होगा, ये श्रव्य सामग्री होगी, ठीक है। आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई जो है दृश्य सामग्री यानी कि प्रोजेक्टर से कोई चीज़ दिखाना है, किसी प्लेस के बारे में आप पढ़ा रहे हो तो उसके बारे में आप फोटो वगैरह वीडियो वगैरह दिखा सकते हो। फिर श्रव्य सामग्री, किसी चीज़ के बारे में आप न्यूज़ वगैरह सुना सकते हो, ग्रामोफोन में कोई ऑडियो वगैरह क्लिप हो तो सुना सकते हो। फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, ये एक TLM का प्रकार है जिसमें आप वॉइस भी होता है और क्या होता है, पिक्चर भी होता है, यानी कि प्रोजेक्टर से आप दिखाते भी रहते हो, आवाज़ भी होता रहता है, साउंड सिस्टम वगैरह से आप साउंड भी सुनाते रहते हो, ताकि दोनों जो है यूज हो सके। फिर क्रिया सहायक सामग्री, यानी कि जो है जो कार्य कर रहा है बच्चा उससे संबंधित सामग्री, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो उससे संबंधित चार्ट हो गया, चार्ट पेपर हो गया, ग्राफ पेपर हो गया इत्यादि, कुछ भी चीज़ें होती हैं जो भी चीज़ें आपको जो है डेटा पॉइंट वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आप जब कोई काम कर रहा है, कोई चीज़ें कर रहा है तो उससे रिलेटेड कोई सामग्री होती है, उसको क्रिया सहायक सामग्री कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री कुछ चार प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि ये प्रोजेक्टर जो है कौन सा प्रकार का सहायक सामग्री है, या ग्रामोफोन कौन प्रकार का सहायक सामग्री है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा विकास में डैश है, तो क्या होगा, सहायक होगा, बाधक होगा, निरर्थक होगा या अनुपयोगी होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, आप लाइन से पढ़ भी जाओगे तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे कि सहायक है। क्यों सहायक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर जो भी आप कार्टून यूज करते हैं, भाषण यूज करते हैं, विज्ञापन वगैरह यूज करते हो, इससे बच्चा क्या है, ये TLM की तरह यूज करते हैं, आप क्या करते हो, सहायक होता है, बच्चों को जो है उनको जो है रिलेट करके पढ़ने में आसानी होता है, उनको डेली लाइफ से जो है बच्चे जो जोड़ पाते हैं और इंटरेस्ट भी जगता है उनमें, ठीक है। अगला देख लें तो क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो कौन सा होगा, तो इसका आंसर है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसलिए मैं डाल रहा हूँ था कि जो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से और आगे भी पूछेगा, बस थोड़ा बहुत घुमा करके पूछ सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाषा सीखने संबंधित तो बाल साहित्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि बच्चे बाल साहित्य यानी कि चिल्ड्रन लिटरेचर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कहानी होती है, चंपक वगैरह जो भी छोटे छोटे बुक्स होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, उससे बच्चे जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है उनको, और कहानी के माध्यम से वो अच्छे से उनमें एक तो रुचि जागृत करता है, दूसरा भाषा का विविध रूप समझ पाएंगे, वो भाषा का प्रयोग समझ पाएंगे, संदर्भ में कैसे प्रयोग करते हैं वो समझ पाएंगे, मेन जो है इंटरेस्ट जागृत होगा और बच्चे भाषा को जो है सीखने में रुचि लेंगे, भाषा सीखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है कि भाषा का विकास होगा। अब देख लेते हैं मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है और फिक्स ही है क्वेश्चन, समझ लीजिए। तो मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या है, यानी रेमेडियल और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो देखिए डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, डायग्नोस मतलब क्या होता है, सीधी बात है, देखिए आप जो मूल्यांकन करते हो, ठीक है, पहले आप कहीं भी जाते हो, कोई डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो क्या करता है, पहले डायरेक्ट दवा लिखना शुरू करता है, नहीं ना, पहले कहेगा कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे,
तो वो जो टेस्ट करता है, डायग्नोज करता है, वैसे ही आप क्या करते हैं, बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हो उसमें कहाँ गैप आ गया है, ठीक है, कहाँ गैप है, कहाँ परेशानी हो रही है बच्चों को सीखने में, किस चीज़ को जो है वो नहीं सीख पा रहा है, किस चीज़ में समस्या हो रही है, आपके टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम है या फिर उसको किसी और चीज़ में समस्या है, ये सारी चीज़ों को, यानी मेनली गैप को जो है कहाँ गैप आ रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन करते हैं। और उसके बाद से जो है उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, यानी रेमेडियल टीचिंग देते हैं। जब आप गैप समझ जाते हो कि किस उसी चीज़ को रीटीच करोगे, उसी चीज़ को टीच करोगे, रीटीच करोगे, दोबारा पढ़ाओगे, दिखाओगे, या फिर हो सकता है मेथड अलग हो, मेथड आप अलग अलग यूज कर सकते हो। देखते हैं कि उस बच्चे को जो है, जिस बच्चे को परेशानी हो रही है, उस बच्चे को के हिसाब से आप जो है जो भी मेथड सूट करेगा उसके हिसाब से आप टीच करोगे। या फिर कोई भी चीज़ को जो है और सिखाने के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि मान लीजिए इन बच्चों को परेशानी हो रही है इस चीज़ का, तो उसके हिसाब से आप उनको उपचार दोगे, यानी कि जो है आप रेमेडियल टीचिंग करोगे। कि बच्चे को मान लीजिए कि किसी को जो है समझने में परेशानी हो रही है, जल्दी जल्दी वो समझ नहीं पा रहा है, आप जितनी स्पीड से आप पढ़ा रहे हो उतनी स्पीड से वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप थोड़ा स्पीड स्लो करोगे, ठीक है। किसी बच्चे को परेशानी हो रही है किसी चीज़ की, तो जो है वो लैंग्वेज की परेशानी हो रही है, तो आप जो है वो कोशिश करेंगे कि उसकी जो है लैंग्वेज को यूज करें, ठीक है। तो कहाँ समस्या हो रही है, इस चीज़ को जांचने के लिए कौन सा किया जाता है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, यानी कि और जो है उपचारात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग किया जाता है जब जो है डायग्नोज कर लेते हैं, उसके बाद से जो है, यानी कि जब आप जांच लेते हैं उसके बाद से जो है आप जो है गैप पता कर लेते हैं, तब आप जो है उसका उपचार करते हैं, उसको उसके हिसाब से आप जो है रेमेडी देंगे। तो रेमेडी मतलब क्या होता है, उपचार, तो आप उसके हिसाब से जो उपचार करेंगे, यानी उसके हिसाब से जो टीचिंग करेंगे उसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, तो किसके आधार पर दी है, अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची और लिखित परीक्षा। ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन के आधार पे अलग अलग मैंने पॉइंट नहीं नोट किया है, एक क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर मैं आपको समझा दूंगा। तो ये किस चीज़ पे होगा, आंसर हो जाएगा इसका पोर्टफोलियो, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ देता है इससे। तो देखिए रीमा ने क्या किया, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी जो है क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। तो क्या है, क्रमिक जहाँ आ जाए वो क्या होता है, आप लाइन बाय लाइन एक सिस्टम से जो है आप उसके जो है क्रम में आप जो है उसका अध्ययन करते हो उसकी प्रगति का, तो क्या आता है, पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो आप देखते होंगे एक्टर वगैरह का भी बनता होगा, यानी कि बच्चों को बनाया जाता है। हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, एक उसमें ब्यौरा दिया गया रहता है कि जो है क्रमिक रूप से, कि यानी कि जो है लैंग्वेज शुरू में कैसे सीखा था, उस लैंग्वेज का उसका प्रगति क्या था, फिर आगे क्या, मान लीजिए पहली कक्षा में उसने क्या सीखा, फिर सेकंड कक्षा में क्या सीखा, थर्ड कक्षा में क्या सीखा, पहले शुरुआत में जो है उसका लैंग्वेज में कितना बढ़ोतरी था, मिड टर्म में कितना था, और सेशन के लास्ट में जो है कितना जो है उसका प्रगति हुआ है लैंग्वेज में। तो किसी एक टॉपिक पे जो है, यानी आप जो है उसका अलग अलग पक्ष उसमें रहता है पोर्टफोलियो में, लेकिन किसी भी चीज़ का आप उसमें क्रमिक रूप से आप देख सकते हो क्या उसमें जो है कहाँ तक प्रगति हुई है, ठीक है। तो उस वो पोर्टफोलियो होता है। अवलोकन तो आप जानते हैं, ऑब्जर्वेशन, बच्चे का किसी भी ऐसे आपको बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, आप जो है आराम से उसको देख करके ऑब्जर्व, या फिर देख करके पता भी चल सकता है, आप ऑब्जर्व करते हो जो भी चीज़ें होती हैं, क्या उसकी क्षमता है, क्या निगेटिव है, सब चीज़ आप जानते हो। फिर जांच सूची, जांच सूची क्या होता है, आपको एक लिस्ट जैसा होता है, और आपने जैसे आपने देखा होगा सर्वे किया जाता है वैसा ही टाइप का जांच सूची में सर्वे जैसा होता है, कि सर्वे नहीं पूछता है आपसे, आपने बहुत सारे सर्वे में पार्टिसिपेट किया होगा, कि जो है क्या आप ये चीज़ करना चाहते हैं, तो हाँ या ना, ये चीज़ें मान लीजिए कोई एप्लीकेशन का है, तो ये एप्लीकेशन आपको पसंद है, तो हाँ, ये एप्लीकेशन बढ़िया से रन कर रहा है, तो हाँ, ये एप्लीकेशन में जो है का आउटलुक कैसा है, तो सही है, फास्ट चल रहा है, तो हाँ, इसका कंटेंट कैसा है, तो सही है या गलत है, तो हाँ या ना, ऐसे करना होता है। तो बस वही जांच सूची होती है, यानी कि आपके कुछ पैमाने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा होता है, और यस और नो का ऑप्शन रहेगा, आप उस पर टिक मारते जाओगे, हाँ हाँ हाँ, या फिर नो नो नो, इस पर टिक मारते जाओगे, ठीक है। तो ये जांच सूची होती है, यानी सूची बना करके आप कोई अपना पैमाना भले फिक्स कर ले कि किस बात का जाँच करना है, वो चीज़ें आप टिक मारते जाते हो। और लिखित परीक्षा तो आपको पता ही है, लिखित परीक्षा से जो है
जायज़ करते हैं, ये तो इसमें आता नहीं है रिटन एग्जाम। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो उसकी पठन क्षमता पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, थर्ड है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, और फोर्थ है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, यानी कि उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। और बहुत से लोग कहेंगे कि उसकी पठन क्षमता का आकलन क्यों नहीं होगा, उसके लेखन का आकलन क्यों नहीं होगा, बोलने की कुशलता का आकलन क्यों नहीं होगा। तो देखिए, उसकी भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन अगर आप कर लेते हो तो उसमें जो है आप बेस्ट ऑप्शन चुनते हो। सीटेट में क्या है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो उसमें बेस्ट ऑप्शन है वो आप चुनते हो। तो भाषा प्रयोग में सब आ जाता है, लेखन क्षमता, बोलने की क्षमता, पठन क्षमता, तीनों आ जाते हैं इसमें समाहित हो जाते हैं। यानी किस कॉन्टेक्स्ट में वो भाषा जो है, किस चीज़ में वो भाषा जो है सही से उपयोग कर पा रहा है कि नहीं, भाषा प्रयोग जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है वो प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, सही से कॉन्टेक्स्ट में कर पा रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ें जो है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन आप कर रहे हो, उसमें बोलने, पढ़ने और लिखने सब चीज़ की क्षमता का आकलन हो जा रहा है, सब चीज़ें इसमें समाहित हो जा रही हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाषा कौशल, इससे आता है, इंग्लिश में भी आता है, क्या होता है? तो LSRW, मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया हुआ है कि इसी सिस्टम से जो है बच्चे जो है भाषा का कौशल अर्जित करते हैं या भाषा में विकास होता है। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग, सॉरी रीडिंग, और लास्ट में जो है राइटिंग, ठीक है। तो LSRW मतलब पहले लिसन करता है बच्चा, पहले सुनता है। ऑब्वियस बात है, जब छोटा बच्चा होता है 2 साल तक तो बच्चा सिर्फ सुनता ही है ना। ऑब्वियस बात है कि वो बोलेगा तो है नहीं, तो पहले आप सिर्फ सुनेगा, सुन सुन के समझेगा, भाषा वो अर्जित करेगा। मतलब ऑब्वियस बात धीरे 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 अर्जित होते रहता है, वो समझने लगता है, भाषा सुनता है। फिर क्या होगा, सुनने का सब बोलना शुरू करेगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड, पापा, चाचा, मम्मा, ऐसा करके 2-2 वर्ड बोलना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे पूरे बोलना धीरे धीरे शुरू कर देता है, भाषा का विकास शुरू होता है। फिर क्या करता है, बाद में जो है पढ़ना शुरू करता है बच्चा जो है, बोल बोल के आप लोग रैम्स रटवाते हो, ABCD वगैरह जो भी चीज़ आप बच्चे को करवाते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पढ़ना शुरू करता है। फिर उसके लास्ट में जब विद्यालय वगैरह में जाता है तो जो है, या फिर घर पे भी आप लोग लिखवाना शुरू कर सकते होगे, तो उसके लास्ट में आता है लिखना। तो लिखना सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे जटिल माना जाता है, सबसे लास्ट में यूज होता है। और ये सीक्वेंस में ही होंगे, कभी भी ऐसा नहीं है कि जो है बच्चा पहले जो है लिखना सीख लेगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि जो है आप पहले लिखना सीख जाओगे फिर जो है सुनना सीखोगे, बोलना सीखोगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप जो है सुनना सीखोगे, फिर बोलना सीखोगे, फिर पढ़ना, और तब लास्ट में लिखना सीखोगे, ऐसा ही होगा, सीक्वेंस ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कौन सी हैं, भाषा कौशल है 4 तरह की। LSRW से याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले कौन सी आती है, ठीक है, इनमें से कौन से जो है सिस्टमेटिक रूप से लगाइए LSRW को, तो आपको लगाना होगा। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है इनमें सबसे पहले भाषा कौन से कौशल का विकास होता है, कौन से भाषा कौशल का, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे जटिल कौन सी है तो लिखना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब लेखन के प्रकार, लेखन के प्रकार कौन से होते हैं? सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। देखिए, इंग्लिश में भी ऐसे आते हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख, सेम वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो है, डिक्टेशन जो है, राइटिंग, ऐसे करके होते हैं। देखिए, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी अगर आप कर लेते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी लगभग लगभग सेम होती है। मैंने कहा ना यूनिवर्सल ग्रामर, बस वैसे ही सिस्टम यहाँ लागू होता है कि एज इट इज पेडागोजी सेम होती है, बस हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंजेस होता है, इंग्लिश वर्ड बदल जाते हैं, उसी चीज़ को इंग्लिश में कर दिया जाता है। तो सुलेख क्या होता है, किसी चीज़ को आप देख करके उसको, जैसे आपने को दिया गया होगा आपको राइटिंग दिया जाता था लिखने के लिए, आप जो है देख करके सेम टू सेम आप लिखते थे। बचपन में आपको जो है विद्यालय वगैरह में आप जाते होगे तो उसमें आपको दिया जाता था कि 1 पेज राइटिंग लिख करके लाना है, 2 पेज राइटिंग लिख के लाना है, बुक से आप देख करके लिखते थे। या फिर ऐसे ही आपको लिख के दिया जाता था, राम आम खाता है, ऐसा टाइप का कुछ लिख दिया जाता है, वो कॉपी में आपको लिख करके लाना होता था। तो क्या है, सुलेख है, यानी कि आपको राइटिंग बैठाने के लिए आप लिख रहे हो, अच्छी से राइटिंग में लिख रहे हो, वो क्या है, सुलेख है। फिर अनुलेख क्या होता है, देख करके जो आप कॉपी करते हो, राइटिंग लिखते हो, देख करके जो लिखते हो वो अनुलेख होता है। जैसे आप जो है इंग्लिश में होता है कि आपको लिखा गया रहता है, कॉपी होती हैं 3 या 4 लाइन वाली जो कॉपियाँ होती हैं, ABCD ऐसे लिखा होता है, आप उसको देख करके डॉटेड होते हैं, उस पर जो आप चलाते हो, ऐसे करके चलाते हो। या फिर जो है ये होता है ऊपर लिखा हुआ, आपको देख करके नीचे बच्चे को लिखना होता है, ये होता है ऊपर,
बी होता है ऊपर, अब बच्चे को नीचे देख करके लिखना होता है ए बी ऐसे करके लिखना होता है। या फिर हिंदी में अगर देखें तो क ख ग जो होता है आ होता है, ये सारी चीज़ें लिखी लिखी हुई होती हैं, उस पर से चलाना होता है बच्चे को पेंसिल, या फिर जो है नीचे देख करके लिखना होता है। तो ऐसे क्या होते हैं, ये अनुलेख होते हैं, यानी देख करके उसकी नकल करना अनुलेख होता है। और श्रुत लेख क्या होगा, डिक्टेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या होता है, ये होता है जिसमें वर्तनी सुधार करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है मेनली जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन तो सुधार किया जाता है जब आप जोर जोर से पढ़वाते हो, उसमें प्रोनाउंसिएशन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है, पूछा हुआ है प्रोनाउंसिएशन किस चीज़ से सुधारा जाता है, तो जो है स्वर पठन से किया जाता है, ठीक है, यानी कि जोर जोर से पढ़ना। श्रुत लेखन यानी कि डिक्टेशन क्या होता है कि स्पेलिंग जो है सुधार करने के लिए, वर्ड मीनिंग सुधारने के लिए आप जो है, या वोकेबलरी वगैरह सुधारने के लिए भी आप लोग श्रुत लेखन कराते हैं, कि जो है बच्चा जो है जल्दी जल्दी में आप वर्ड बोल रहे हैं उसको जो है सही से लिख पा रहा है कि नहीं, या अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो वर्ड मीनिंग सही से सुधार रहा है कि नहीं, हिंदी में लिख रहे हो तो वो सही से व्याकरण सही ये चीज़ में लिख रहा है कि नहीं, वर्ड को सही सही से लिख रहा है कि नहीं, सॉरी, वर्ड को सही से लिख रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो है देखते हो, ठीक है। श्रुत लेखन में तीनों में अंतर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग भाषाई विकार। भाषाई विकार से भी मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो मैंने जो है इंक्लूसिव एजुकेशन कराया था, तो उसी में आपको करा दिया था। वैसे मैं आपको एक बार फिर से अलग से करा दूंगा, पूरा भाषाई विकार जितने भी आते हैं सब तरह के मैं करा दूंगा, बट शॉर्ट में। बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भाषा से संबंधित भाषाई विकार कौन से हैं, मतलब भाषा से संबंधित जो है अधिगम क्षमता कौन से हैं, तो भाषाई विकार यहाँ पे जो है देख लेते हैं। अफेजिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया 3 तरह के होते हैं। वैसे अधिगम क्षमता बहुत सारे होते हैं, लेकिन भाषाई विकार 3 तरह के होते हैं। अब अफेजिया, अफेजिया क्या होता है, बोलने से संबंधित, बच्चा जो है बोल नहीं पाता, बोलने में संबंधित परेशानी होती है तो उसको अफेजिया कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया यानी बच्चा जो पढ़ने से संबंधित विकार होता है, यानी पढ़ने में समस्या हो रही है, 100 को वॉच पढ़ रहा है, गॉड को डॉग पढ़ रहा है, डॉग को गॉड पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, तो डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है। और डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी क्या होता है, लिखना, तो ग्राफ जहाँ आ जाए आप समझ जाओ, ग्राफिया यानी लिखने संबंधित विकार है डिस्ग्राफिया। तो अफेजिया क्या हो गया, बोलने संबंधित, डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधित, और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित। समझ गया, भाषाई विकार 3 तरह के होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक, यहाँ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, ठीक है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक विकार क्या है, तो न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता, थर्ड है पढ़ने धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता, फोर्थ है एक ही विषय गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। आप नहीं भी अगर पता हो तो आप एनिमेशन में स्टार्ट से कर सकते हो, ये तो होगा नहीं, ठीक है। पठन वैफल्य यानी पढ़ने संबंधित है, ठीक है। अब ये फोर्थ ऑप्शन सीधे खत्म हो जा रहा है, पढ़ने में धारा प्रभावित है, ये तो पॉजिटिव हो रहा है तो ये भी काट देंगे। अब हो जा रहा है न्यून अवधान विकार और धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता, दोनों में कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सी सही हो जाएगा, कि धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता पठन वैफल्य है। यानी ऑब्वियस बात है, हमने देखा जाते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, कि धारा जो भी 100 कॉज पढ़ेगा, डॉग को जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो ऑब्वियस बात है कहाँ से जो है कोई भी चीज़ कर पाएगा, सही से जो है देख ही नहीं पाएगा तो वो बच्चे से पढ़ेगा कहाँ से। तो धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता जो है क्या है, पठन वैफल्य है। न्यून अवधान विकार ये तो नहीं होगा, अब सारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रभाविता आप देख ही रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुभाषिकता। अब बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेजेज, तो देख लेते हैं लैंग्वेज। बहुभाषिकता क्या है, तो क्वेश्चन इससे आता है बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता जो है एक, देखिए बहुभाषिकता क्या यानी एक क्लास में अगर 2 से अधिक लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, या फिर बच्चे जो है इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे हैं उससे संबंधित, तो वो बहुभाषिकता है। यानी कि 2 से अधिक भाषा, ठीक है, जैसे हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, जो है बंगाली वाले भी हैं, मराठी भी हैं, ठीक है, आसामी भी हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, तो क्या है वो बहुभाषिकता यानी बहुभाषिक कक्षा उसको कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछता है बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता एक संसाधन है, संसाधन की तरह इस्तेमाल करना है आपको, ये नहीं कि उसको एक बैरियर के तरह ले। बच्चा मान लीजिए अलग अलग लैंग्वेज सीख करके आता है, अपने एरिया के जो लोकल लैंग्वेज है, जो
मातृभाषा वो सीख करके आएगा, सीधी बात है। अब आपको क्या करना है कि उसको जो है, आपको क्या करना है, उसको जो है सुधारना है, मतलब आप सुधारना नहीं, सॉरी, उसको जो है क्या करना है, अपने जो आपका जो जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, जिस भाषा को आप पढ़ा रहे हैं, उसमें जो है आपको उसको ट्रांसफर करना है, उसको कन्वर्ट करना है, उसको जैसे आप, मैंने आपको पहले भी उदाहरण देता हूँ कि जैसे जो लैंग्वेज लोकल सीख करके आया है उसको आप जो है, जो आपका डायरेक्टेड जो गोल है आपको जिस भी लैंग्वेज में को सिखाना है वो आप उसमें कन्वर्ट करोगे। जैसे क्या मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि रामू काका के पीछे के घर से एक बच्चा बोलता है कि जो है सूरज निकलता है और नदी में डूब जाता है, तो उसको आप जो है कहोगे कि कैसे कन्वर्ट करोगे कि नहीं बाबू, बच्चा जो है वही, ये क्या होता है, राम का घर क्या है वो पूरब में है और जो है नदी वो है जो पश्चिम में है। तो अब बताओ मुझे कि जो है सूरज किधर से निकलता है किधर डूबता है, तो खुद ही बोलेगा कि जो है सर पूरब, पूरब में जो है, पूरब में जो है सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है। पूरब पश्चिम का कॉन्सेप्ट भी आप जो है समझा सकते हो आगे, जो है पृथ्वी के घूर्णन वगैरह, अगर उसकी जो है क्षमता है वो किस क्लास में है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुभाषिकता से एक क्वेश्चन आपको बन ही जाता है, एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुभाषिकता एक संसाधन है। बहुभाषिकता क्या है कि एक से दो से अधिक लैंग्वेज के जो है आप एक ही कक्षा में यूज कर रहे हैं, एक ही कक्षा में हैं, तो उसे बहुभाषिकता कहेंगे, बहुभाषिक कक्षा कहेंगे, ठीक है। आप यूज कर रहे हो तो बहुभाषिकता कहलाएगा, और भाषिक कक्षा बहुभाषिक कक्षा कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं एक क्वेश्चन है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश और डैश का अभिन्न अंग भी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, लोग फंस जाते हैं कि जो है दो जो है डैश डैश दे दिया, खाली स्थान दिया, अब उसमें क्या भरें, और मैक्सिमम लोग गलत भी हो जाते हैं। तो बहुभाषिकता क्या है, तो हमारी जो है सभ्यता का, संस्कृति का अंग है, या फिर सभ्यता साहित्य का अंग है, सभ्यता साहित्य, संस्कृति या साहित्य का अंग है, या संस्कृति या चुनौती का अंग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सभ्यता और संस्कृति का अंग है, ठीक है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और सभ्यता और संस्कृति का अंग भी है, अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ हमारा जो है सीटेट का जो है रिवीजन क्लास, हिंदी सीटेट के लिए जो है हिंदी पेडागोजी का जो रिवीजन क्लास था वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।